सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिरिधर फार्मा। जैसा कि हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे अपनी, और इसमें हम लास्ट यूनिट पर थे। बेसिकली हम लास्ट यूनिट का एक लेक्चर, मतलब फिफ्थ यूनिट का एक फर्स्ट लेक्चर ले चुका था, जिसमें मैंने हेलुसिनोजेंस तक कंप्लीट कर दिया था, एंटीमैनिक ड्रग्स तक। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है। बेसिकली हर एक यूनिट को मैंने 2 ही लेक्चर में खत्म किया है। बेसिकली आपकी 5 यूनिट 10 लेक्चर में खत्म, मैक्सिमम 10 से 11 लेक्चर में खत्म। मैंने प्लेलिस्ट घेरी है मेडिसिनल केमिस्ट्री की, जिसको मैंने 10 से 12-15 लेक्चर्स में खत्म कर दिया। आप 2x स्पीड पर जाकर उनको सुन सकते हो, देख सकते हो। और पीडीएफ में सभी के सभी नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हूँ टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको वीडियो के तुरंत डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन पार्किंसन, अल्जाइमर, सीएनएस स्टिमुलेंट क्या होते हैं, और ओपोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं। बेसिकली ड्रग एडिक्शन, ड्रग एब्यूज, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, ये सभी ना हम प्रीवियस ईयर मेडिसिन केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं। ये वही वाली बातें फार्माकोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड केवल हम यहाँ पर ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मैं चलता हूँ अपनी पीडीएफ पर फटाफट से। इसके बाद हमारी फार्माकोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। देन हम उसके बाद मूव कर जाएंगे एक न्यू सब्जेक्ट पर। आई होप कि आपको सभी को समझ आ रहा होगा, और जितने भी नोट्स हैं सभी के सभी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं। ज्वाइन कर लीजिए, नहीं करा है तो आपने, आप फ्री नोट्स ले सकते हैं। देखिए, एंटी पार्किंसन डिसीज में जो यूज होते हैं उनको ही हम एंटी पार्किंसन ड्रग बोलते हैं, या फिर एजेंट बोलते हैं, पीडी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्लासिफाई पीडी ड्रग्स। तो पीडी आप ध्यान रखना, पीडी को पार्किंसन ड्रग डिसीज भी बोलते हैं। इट इज द मोटर डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस। ये मोटर क्या है? मोटर आपका न्यूरॉन है। डिसऑर्डर सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसकी वजह से होता है? ड्यू टू लॉस ऑफ निग्रोस्ट्रियल डोपामिनर्जिक न्यूरॉन की वजह से। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये मेन लाइन है इसकी। ठीक है ना, इस ड्रग की या फिर इस क्लासिफिकेशन की। क्या हो जाता है इसमें हो जाता है ये कि इम्बैलेंस बिटवीन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका एग्जांपल है एसीएच मतलब एसिटाइल कोलिन, और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जिसका एग्जांपल है डोपामिन, इन द बेसल गैंग्लियो। इसमें क्या हो जाता है कि आपके बेसल गैंग्लिया में इम्बैलेंस हो जाता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर का, इज कॉल्ड एंटी पार्किंसन डिसीज। बस इतना होता है सिर्फ और सिर्फ। ये देखो मैंने यहाँ पर समझाया हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा, बस इसी को पार्किंसन बोलते हैं बेसिकली। एंटी पार्किंसन ड्रग आर द एजेंट विच रिलीव द सिम्टम ऑफ पार्किंसन, इन कॉल्ड एंटी पार्किंसन ड्रग। आपको पता है जो भी रिलीफ करेंगी इन सिम्टम्स में। अब कौन कौन से सिम्टम्स में रिलीफ करेंगे? बेसिकली एंटी पार्किंसन के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकाथीसिया क्या होता है? इनएबिलिटी ऑफ सिट स्टिल, मतलब कि हिलने डुलने की। अब अपने किसी किसी इंसान को देखा होगा कि खड़ा है तो वो खड़ा नहीं रह सकता एक जगह, वो हिलता डुलता रहेगा। अब बेसिकली ये नहीं कि हर हिलने डुलने वाले को पार्किंसन है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। बस कुछ जो एक तरीके से बोलते हैं क्रोनिक स्टेज में पहुंच जाते हैं जो लोग की इनेबिलिटी है, और हमें लगता भी है कि इसको हाँ भाई पार्किंसन हो सकता है। वो रिगिडिटी मतलब कि कठोरता आ जाती है, मांसपेशियों कॉन्ट्रैक्ट, मांसपेशियों में एकदम कठोर, मतलब रिगिड हो जाती है। इनस्टेबल पोस्चर बिगड़ जाता है। आपको पता है पार्किंसन का जो भी मरीज होता है उसका पोस्चर ऑटोमेटिकली बिगड़ जाता है, वो आगे झुकाव की तरफ आ जाता है। नर्व डिप्रेशन, इसमें आपको पता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो सीधी सी बात है नर्व का डिप्रेशन तो होगा ही होगा। इनवॉलेंट्री ट्रीमर्स, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसका सिम्टम भी है? इनवॉलेंट्री ट्रीमर। क्या होता है? शरीर का एक हिस्सा अनियंत्रित रूप से हिलना स्टार्ट कर देता है। अब आपको एक बात, कंपन आपने देखा है कि किसी किसी को एक जगह से मतलब ये इंसान है, इस इंसान की बॉडी का हाथ, अब ये अचानक से हिलना डुलना एकदम स्टार्ट हो गया, ये किस में आएगा? तो वो एंटी पार्किंसन में भी लगेगा। देखिए, एंटी पार्किंसन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इंक्रीज ऑफ एसीएच क्या है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामिन क्या है? इनहिबिटरी। ठीक है ना, ये देख सकते हो, एक्साइटेटरी, एसीएच, डोपामिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखने की जरूरत है इसको। ठीक है, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशन बताते हैं। देखो भाई, क्लासिफिकेशन थोड़ा टफ आपको लग सकता है, बट लेकिन कोई नहीं। सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन है डोपामिनर्जिक सिस्टम के अकॉर्डिंग, और एक है ब्रेन कोलिनर्जिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब इसमें आप क्या क्या लिखते हो? देखो, लीवोडोपा इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है ना। इसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग इसकी जो मेरे हिसाब से है कार्बिडोपा है, ठीक है ना। बेंसिसडाइल है, और माओ इनहिबिटर। अब माओ और सीएमटी इनहिबिटर, देखो यहाँ पर ही मैंने आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से लिख दिया है। माओ का मतलब है मोनोअमीन ऑक्सीडेज,
और COMT का मतलब है कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है ना। अब इसकी ये वाली ड्रग और ये दोनों ड्रग इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, टोलोकैपोन और एंटाकैपोन और सिलिजीन लाइन, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक। अब जब आपने एंटीकोलिनर्जिक पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा है, तो वहां पर इंपॉर्टेंट देखो, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, फार्माकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप लास्ट स्टेज पर आ चुके हैं फार्माकोलॉजी, आप 5th यूनिट पर हैं, खत्म करने वाले हैं। देखो यार, एमओए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, यूजेस, इन सबको अगर आपने थोड़ा बहुत मिलता जुलता भी किसी ड्रग से लिख दिया तो इन पर कोई ध्यान नहीं देता। बट लेकिन अब आप ऐसा ना सोचे कि कॉपी चेक करने वाला AKTU या फिर किसी भी फार्मेसी फील्ड की कॉपी चेक करने वाला आंखों पर पट्टी बांध के कॉपी चेक करता है, ऐसा तो नहीं होता बिल्कुल भी बेसिकली। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखो, क्लासिफिकेशन को तो ठीक तरीके से देखा ही जाता है कि आपने, अब बताओ, अब अगर आप यहाँ पर सपोज क्वेश्चन आया कि एंटी पार्किंसन डिसीज ड्रग्स को डिफाइन करना है, आप लीवोडोपा की जगह पैरासीटामोल लिख दो, एसिटाइल कोलिन लिख दो, या डिस्प्रिन लिख दो, एस्पिरिन लिख दो, तो इन ये सब ऐसे कट जाएगा आपका बेसिकली वो क्लासिफिकेशन, क्योंकि वो देखते ही समझ जाएंगे कि बच्चे ने कुछ भी लिख रखा है ना। तो इसीलिए बेसिकली सबसे ज्यादा जो मैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं बोलता हूँ ना, फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन आपका सबसे राइट होना चाहिए। भले ही 5 ड्रग याद हो, बट उसकी कंप्लीटली याद हो, भले ही मत करो। देखो इतना बड़ा क्लासिफिकेशन, देखो एक बार मैं सिर्फ कर देता हूँ। देखो यार, मैंने इतना बड़ा आपको क्लासिफिकेशन दिया है, मैं ये नहीं बोलता कि आप इतना बड़ा क्लासिफिकेशन याद करो, भले ही 5 ड्रग याद करो, ये वाली, भले ही 5 ड्रग याद करो, 7 ड्रग याद करो, बट ड्रग एक्यूरेट याद करो। अगर पार्किंसर की है तो पार्किंसर की ही होनी चाहिए, किसी और की मिक्सअप मत कर देना। एमओए, अब बात करते हैं एमओए। देखो यार, एमओए, अब आपको पता है कि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, टीचर की नजर जाए ना जाए, बस तुक्के की बात है, चली गई तो कट जाएगा, नहीं गई तो नहीं कटेगा। तो मैं तो कहता हूं कि ज्यादा एमओए के चक्कर में मत पड़ो, एक जनरलाइज्ड, एक नॉर्मल याद करो, जो मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बताया कि आपको जनरल किस तरीके से काम करना है फार्माकोलॉजी पर। एक बेसिकली मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके देखो। इस तरीके से ही पास हो सकते हो। बहुत ज्यादा पढ़ने वाले भी पास नहीं होते, बहुत कम पढ़ने वाले पास नहीं होते। नॉर्मल जो लोग कम में ज्यादा का काम करते हैं ना, वही लोग पास हो पाते हैं, ठीक है ना। बेसिकली बात ये, एमओए यूजेस, अब आपको पता है किसी ड्रग को पढ़ रहे हो तो यूजेस तो आपको वैसे ही पता है। एंटी पार्किंसन ड्रग पढ़ रहे हो तो अब पागल हो भाई, जब पार्किंसर पढ़ रहे हो तो किसमें यूज होगा भाई, पार्किंसर में होगा। पार्किंसर क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो ये ड्रग्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी यूज हो सकते हैं, यही तो होता है। अब हर एक चीज को कोई स्पून फीडिंग थोड़ी ना कराएगा कि हर एक चीज आपके मुंह में थोड़ी ना डाली जाएगी कि ले बेटा खा ले, इस तरीके से नहीं होता है, ठीक है ना। एमओए आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, 19-20 ठीक है, चल जाएगा। क्लासिफिकेशन में 19-20 बिल्कुल मत कर देना, गलती से भी मत कर देना। यूजेस ठीक है और सब कुछ चल जाएगा। अब मैंने जो यहाँ पर एक जनरलाइज्ड ड्रग दिया है वो दिया है एल-डोपा, मतलब यही लिया है आपका, ठीक है। एल-डोपा मतलब लीवोडोपा, ठीक है ना। ये क्या है, इट इज अ नेचुरल अकरिंग फ्रॉम द डाइहाइड्रोक्सीफिनाइल एलानिन एंड इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ डोपामिन। अब ये आपकी बात पढ़ने की बात है तो आप कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। अगर किसी बार एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है तो मत करो, ये सब चीजें बहुत हाई लेवल की हैं, ठीक है ना। बट मैंने फिर भी बताया, मेरा काम बताना आपको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे आते हैं, इट इज द मेनली एक्ट बाय द इंक्रीजिंग स्टोर ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन टू कन्वेंटल द डोपामिन। अब देखो यहाँ पर आप वो भी लिख सकते हो जो CNS डिप्रेशन वाला एमओए है, वो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, कुछ दिक्कत नहीं है, मुझे पता है ना, कोई दिक्कत ऐसी खास होने वाली नहीं है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ डोपा, किस किस पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है डोपा, लीवोडोपा वाली ड्रग। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर करेगी, CVS सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम पर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर भी ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करती है। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, देखो इट इज रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है कि बहुत सारे ड्रग्स, सभी ड्रग्स मेनली 92% ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये सभी ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं, एक्सक्रीट आउट यूरिन, थ्रू यूरिन, ठीक है ना। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसके, नोजिया वोमिटिंग बिल्कुल जनरल है, कहीं भी गुजर सकते हो, इन्हें तो किसी में भी लिख सकते हो। इसमें जो मेन है वो है कार्डिक अरिथमियाज, एंजाइना, एंजाइना पेक्टोरिस आप जानते हो, चेस्ट पेन होता है बेसिकली। एबनॉर्मल मूवमेंट, यहाँ पर एबनॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मेंटल कंफ्यूजन भी नॉर्मल है, लिख सकते हो, ठीक है ना। एबनॉर्मल मूवमेंट भी नॉर्मल ही है। अब आते हैं एंटी एल्जाइमर ड्रग्स। अब बेसिकली एल्जाइमर क्या होता है, देखो एडी, कहीं पर आपको एडी लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाना कि एल्जाइमर डिसीज की बात हो रही है यहाँ पर। न्यूरो डीजनरेटिव, आपको पता है कि यहाँ पर न्यूरॉन जो है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपना काम करना बंद कर देंगे। डिसऑर्डर ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय द लॉस ऑफ कंजक्टिव एबिलिटीज। कंजक्टिव एबिलिटीज क्या होता है कि कोग्निटिव, सॉरी कंजक्टिव नहीं है, कोग्निटिव एबिलिटीज है। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान, स्मरण और निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है, बेसिकली एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। इसमें क्या होता है, एल्जाइमर ड्रग डिसीज में डिक्रीज द लेवल ऑफ ACH, यहाँ पर भी एसिटाइल कोलिन का ही वर्क है इन द ब्रेन।
फॉलोइंग रीजन, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? सबसे पहले है न्यूरो फिब्रिलरी डीजनरेशन। अब आपको न्यूरो फिब्रिलरी मतलब न्यूरॉन से ही रिलेटेड है, वहां पर डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। साइनेप्टिक लॉस, साइनेप्टिक आपको पता है, साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक बहुत अच्छे से न्यूरॉन में डिस्कस किया हुआ है। इन्फ्लामेशन हो जाती है तो उसकी वजह से इसका एक कारण हो सकता है। और न्यूरोनल इंजरी एंड लॉस, न्यूरोनल जो भी न्यूरॉन की इंजरी हो सकती है उसकी वजह से भी हो सकता है। एंटी एल्जाइमर एजेंट पर आ जाते हैं। और द ड्रग विच इंप्रूव द फंक्शन ऑफ डिमेंटिया, डिमेंटिया मतलब पागलपन हो जाता है, बेसिकली डिमेंटिया को पागलपन बोलते हैं। एंड लॉस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज इज कॉल्ड द, जहां पर भी फंक्शन ऑफ, जहां पर भी इंप्रूव होते हैं, मतलब ये एजेंट वो एजेंट होते हैं एंटी एल्जाइमर ड्रग्स, जो वो ड्रग्स हैं जो कि पागलपन को थोड़ा बहुत दूर करने में काम आते हैं। और लॉस ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, अब आपको पता है कि कॉग्निटिव एबिलिटीज बेसिकली क्या होती हैं, अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है सब कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखो, ध्यान स्मरण करने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता इंसान की शून्य हो जाती है, जीरो हो जाती है। अब क्लासिफिकेशन आता है सेलेक्टिव नॉन सेलेक्टिव। सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव क्या होता है कि देखो, सेलेक्टिव वो ड्रग्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर डिसीज में दी ही दी जाएंगी। नॉन सेलेक्टिव वो हैं जो दी भी जा सकती है, नहीं भी दी जा सकती। और एल्डेजाइमर एक ड्रग ये है, मेमाटिन, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव में टेक्रीन आ सकता है, और सेलेक्टिव में रिवास्टिगमिन, गैलेंटिनिम, गैलेक्टिमाइन और डोनिप्रिजिल, ठीक है ना। ये तीन ड्रग हैं। अब देखो, ये तीन ड्रग है, भले ही इसकी 2 से 4 ड्रग याद करो, पर यही वाली याद करना। गलती से भी क्वेश्चन एंटी एल्जाइमर पर टपक पड़ा ना, 7 नंबर में, 2 नंबर में, कहीं भी 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि गिव द 2 ड्रग्स अबाउट एंटी एल्जाइमर ड्रग्स। अब 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भाई कुछ भी थोड़ी नहीं लिख कर आओगे। अगर आपको ये दो ड्रग पता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से बता दूं, इसमें एक तो रिवास्टिगमिन है, और टेक्राइन है, और गैलेंटिमाइन है। ये 3 ड्रग याद कर लो, बेसिकली बात खत्म आपकी, बल्ले बल्ले है, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर चलते हैं। आप देखो, इसका जो है रिवास्टिगमिन का मैंने एमओए लिया है, बेसिकली इट इज द पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड मॉडरेट डिमेंटिया। अब आपको पीछे पता है मैंने, ऑफ द एल्जाइमर टाइप, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये इनहिबिट करता है एंजाइम ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज एंड ब्यूटाइल कोलिनेस्टरेज, BUCHE, ठीक है ना, विच इज द प्रेजेंट इन बोथ CNS एंड PNS। ये दोनों में प्रेजेंट होता है। सेंट्रल कोलिनर्जिक न्यूरॉन आर इंपोर्ट द रेगुलेशन ऑफ मेमोरी, ये क्या करता है, ये रेगुलेशन करता है मेमोरी का। रिवास्टिगमिन ब्लॉकेड ऑफ गैंग्लिया, यहाँ पे गैंग्लिया है, ग्लाई भी लिख सकते हो, गैंग्लिया भी लिख सकते हो। मे ऑल्सो कंट्रीब्यूट द इनहेंस ऑफ लेवल। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, देखो देखो यार, जिसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं, मे इंक्लूड द नोजिया वोमिटिंग। देखो, नोजिया और वोमिटिंग बेसिकली चलते ही आ रहे हैं। डिक्रीज द एपेटाइट ऑफ वेट लॉस। अब इसमें क्या होता है कि इंसान को भूख लगना बेसिकली बंद हो जाती है। एपेटाइट मतलब होता है भूख ना लगना, ठीक है ना। जब भूख नहीं लगेगी तो वेट भी लॉस होगा, सीधी सी बात है। कफिंग एंड ब्लड, अब इसमें क्या होता है कि खांसी आते वक्त खांसी में खून आ जाता है, या फिर खांसी आते वक्त उसमें खून तो आते हैं, साथ में उल्टी भी हो जाती है। इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स भाई हो सकते हैं इन ड्रग्स के, ठीक है ना। फार्माकोकाइनेटिक किस तरीके से काम करती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, 40% बायोअवेलेबिलिटी शो करती हैं, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन इसकी 1 आवर से। लिखना चाहो तो लिखो, एक्स्ट्रा नॉलेज है, लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखना चाहते तो बहुत, देखो बहुत हार्ड तो नहीं है यार। एब्जॉर्ब कहाँ पर हो रही है, अब आपको पता है इंटेस्टाइन में होती है, लिख सकते हो। 40% बायोअवेलेबल हो रही है। पीक प्लाज्मा, अब नहीं भी याद आ रही तो लिखने में क्या जा रहा है, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन कौन सा टीचर को पता है कि इसकी 1 आवर ही होती है, कुछ भी लिख दो। 1 आवर नहीं लिखना चाहते, 2 आवर लिख दो, पर मैंने तो एक्यूरेट लिखी है, मैंने तो बुक से लिखी है। आप अगर इन फ्यूचर भूल भी जाते हो तो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। देखो यार, कहीं पर कुछ चीज लिखकर आते हो तो चांसेस हैं कि पास हो जाओगे, अगर लिखकर ही नहीं आओगे तो चांसेस है ही नहीं कि पास हो जाओगे। अगर आप लिखकर आए हो तो हो सकता है आधा नंबर मिले या 1 नंबर मिले, नहीं लिखकर आए तो जीरो ही मिलेगी ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए बोलता हूँ कि लिख कर आना। यूज क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर डिसीज। उसके बाद आते हैं CNS स्टिमुलेंट्स पर। देखो, बेसिकली CNS स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो कि आपके CNS को स्टिमुलेट करते हैं। ड्रग विच प्राइमरी एक्शन, इनका प्राइमरी एक्शन क्या होता है कि स्टिमुलेट करेंगे आपके CNS को और इंप्रूव करेंगे ब्रेन के फंक्शन को, ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करते हैं। बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं कोर्टिकल स्टिमुलेंट्स। कोर्टिकल मतलब आपका जो कोर्टिकल भाग होता है ना CNS का, वही। लेकिन इसमें क्या है, जेंथिनिन एल्कलॉइड। जेंथिनिन एल्कलॉइड के जो एग्जांपल है, कैफीन और थियोफिलिन। कैफीन आपको पता है कि कॉफी है, और थियोफिलिन आपकी टी, चाय की पत्ती के अंदर जो आपका प्रेजेंट होता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट, उसको ही थियोफिलिन बोलते हैं। इसमें एम्फीटेमिन अमीन है और मिथाइल फिनिडिन है। मेडुलरी स्टिमुलेंट में क्या क्या आएगा, पिक्रोटॉक्सिन आएगा और लेप्रोडोजोल। स्पाइनल, अब आपके स्पाइन पर आ जाते हैं। स्पाइन को स्टिमुलेट कौन कौन से करते हैं, लोबिलिन और निकोटिन और स्टिचिन, ठीक है ना। अब आपके सेरिब्रल एक्टिवेटर, जो भी आपके सेरिब्रम को एक्टिवेट करते हैं, उसमें ये वाले ड्रग्स आएंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने कॉफी का एमओए लिया है, कैफीन का एमओए लिया है। बेसिकली इट इज द स्टिमुलेंट मेडुलरी
वेगल, VAGAL, अगर ये समझ में ना आए तो वेगल है। प्रोमोटिंग द ब्रेडिकार्डिया एंड इंक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं इंक्रीज द इंटरसेल्युलर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है ना। कैफीन एक्ट द एंटागोनिस्ट, अब आपको पता है कैफीन जो है, आपको आपने सुना भी होगा अपने घर में कि कॉफी पी लो तो आपका दिमाग थोड़ा उसको चक्कर आ जाते हैं, बेसिकली उसको कॉफी कॉफी प्रीफर करते हैं कि कॉफी पी लो, उसके बाद कि आपका सीएनएस एकदम से एक्टिव हो जाए, एडेनोसिन रिसेप्टर, ठीक है ना। इसके यूजेस क्या है, कैफीन ट्रीट टू माइग्रेन एंड हेडेक टाइप, ये है माइग्रेन के टाइप्स को भी थोड़ा बहुत क्योर करता है और हेडेक को भी, हाँ सिर दर्द में भी थोड़ा बहुत आराम दे देता है। ओपोइड एनाल्जेसिक क्या होते हैं, एनाल्जेसिक आर द ड्रग विच रिलीव द सप्रेस द पेन सेंसेशन, जो भी पेन सेंसेशन को बेसिकली हमने बहुत अच्छे से एनाल्जेसिया को डिस्कस किया है, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया, सब कुछ हम मेडिसिन में कवर कर सकते, बट यहाँ पर जो कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं ओपोइड वाले को, ठीक है ना, मॉर्फिन से रिलेटेड। नार्कोटिक, अब देखो ओपोइड और नार्कोटिक बेसिकली सेम ही होते हैं, आर द ड्रग विच रिलीव द पेन एंड सेंसेशन कोज डिप्रेशन, ये भी क्या करते हैं, कोज डिप्रेशन ही करते हैं। अगर आपको पहले पता है कि डिप्रेशन कोज कैसे होता है, ICH के अंदर हमारे क्लोरीन क्लोरीन आयन भर जाते हैं, जिसकी वजह से डिपोलराइजेशन हो जाता है। डिपोलराइजेशन जब होता है तो उसकी वजह से सीएनएस के पास सिग्नल नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से हमारा जो है सीएनएस सप्रेस हो जाता है या फिर डिप्रेस हो जाता है। इसके कौन कौन से ड्रग्स हैं, उसके ड्रग्स हैं नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड, नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड में मॉर्फिन है, कोडीन है, ठीक है ना। उसके बाद कौन से सेमी सिंथेटिक, जो कि आधे हम बनाते हैं आधे पेड़ पौधों से ही लेते हैं, इसमें एपोमॉर्फिन, हीरोइन, हीरोइन का मतलब होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, डाई एसिटाइल मॉर्फिन को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ कि डाई एसिटाइल मॉर्फिन क्या होता है, कि एसिटाइलाइजेशन करते हैं मॉर्फिन का कहाँ पर, लैब्स में, तो हमें एक हेरोइन नाम का पदार्थ प्राप्त होता है जिसको कि एज अ नार्कोटिक ड्रग यूज करते हैं। डाईहाइड्रोमॉर्फिन है सिंथेटिक, जो कि हम लैब्स में ही बनाते हैं, उसमें है मीथाडोन, ट्रामाडोल, ट्रामाडोल का शायद आपने एक इंजेक्शन का नाम भी सुना होगा। अदर्स में क्या आता है, ब्यूपिरिनोमॉर्फिन, ठीक है ना। अब मॉर्फिन का यहाँ पर एमओए लिया गया है, इट बाइंड द थ्री टाइप ऑफ ओपोइड रिसेप्टर। अब आपको पता ना चाहिए कि ओपोइड के रिसेप्टर, अगर किसी को थोड़ी बहुत नॉलेज है टीचर, तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपने सही लिखा है। ओपोइड के 3 रिसेप्टर होते हैं, एमयू, कप्पा एंड डेल्टा रिसेप्टर, ठीक है ना। क्या करते हैं, प्रोड्यूस एनाल्जेसिया, प्राइमरी एक्टिवेटिंग एमयू, पहले एमयू एक्टिवेट होता है, देन आल्सो एंगेज विद कप्पा एंड डेल्टा। उसके बाद क्या करते हैं, प्रोड्यूसिंग सच द सेडेशन एंड वैसोमोटर स्टिमुलेशन, उसके बाद ब्लॉक द रिड्यूसिंग पेन इंपल्स ट्रांजिट। देखो यार मैं नहीं बोलता कि बिल्कुल सेम लिखो, बट थोड़ा बहुत लिखोगे, अगर आप बस आप 3 रिसेप्टर याद कर जाओ, उसके बाद आपको ध्यान रखो कि इसके बाद ये तीनों एक्टिवेट होंगे, उसके बाद की कहानी खुद बना के लिख दो। इसके साइड इफेक्ट क्या होता है, देखो यार, पेप्टेशन, ब्रेडिकार्डिया, वोमिटिंग और नोजिया आप सुनते ही आ रहे हो शुरू से, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्रैम्प्स, क्रैम्प्स मतलब थोड़े बहुत हल्के हल्के झटके से लगना, इस तरह के सामान से। इंडिकेशन क्या है, सीवियर पेन में दिया जाता है और एनाल्जेसिया में दिया जाएगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब बिल्कुल नहीं देना, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमेशा क्रॉस करता हूँ कि कब बिल्कुल भी नहीं देना। हाइपर सेंसिटिविटी में बिल्कुल नहीं देना, एडिक्शन में बिल्कुल नहीं देना, इसके वरना एडिक्ट लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। हिमोरेक, हिमोरेक क्या होता है कि हमारी जो बेसिकली वेन्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके उनमें से खून वो फटकर उनमें से खून बाहर आकर आपके मस्तिष्क या फिर ब्रेन या फिर आपके ब्रेन के अंदर चला जाता है, बेसिकली हिमोरेक यही होता है। प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं देना, कतई भी लैक्टेशन में नहीं देना, जो मदर दूध पिलाती है बच्चे को उनको ये नहीं देना। ड्रग इंटरेक्शन में क्या आएगा, देखो ड्रग इंटरेक्शन लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। इसके थेराप्यूटिक यूजेस देख लेते हैं। मॉर्फिन इज यूज्ड टू रिलीव सीवियर पेन, अगर आपको बहुत खतरनाक दर्द हो रहा है तो वो इससे आपको राहत दिला सकती है। यूज्ड इन प्री ऑपरेटिव मेडिसिन, प्री ऑपरेटिव मेडिसिन की तरह भी यूज होता है, सर्जिकल हिमोरेग में भी यूज हो सकता है। हिमोरेग मैंने आपको समझा दिया। अब देखो इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद टॉलरेंस, एडिक्शन, ये सब बचती है, ये सब मैंने मेडिकेम में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अब देखो यार मेरी एक लास्ट बात सुन लो, ठीक है ना, मैं आपसे एक लास्ट बात सर्च कर बोलना चाहता हूँ। देखो यार फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी में जो सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो दिया जाता है क्लासिफिकेशन पर, कि आपका क्लासिफिकेशन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप फार्माकोलॉजी में स्ट्रक्चर बनाकर आओगे ना, कि आपने बेंजीन किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर ध्यान दे, घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो लोग देखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग फार्माकोलॉजिस्ट हैं या फिर उन्होंने फार्माकोलॉजी में एमफॉर्म किया है या पीएचडी करी है, वो लोग आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं तो उन्हें कतई इंटरेस्ट नहीं है कि आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, केमिकल बना रहे हो, केमिकल स्ट्रक्चर बना रहे हो। वहीं पर बात कर लेते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री की कॉपी में अगर आप कितनी भी थ्योरी लिख कर आ रहे हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके सामने स्ट्रक्चर और सिंथेसिस नहीं मिली वो कतई नंबर नहीं देंगे। फार्माकोलॉजी में नंबर लेने का एक ही तरीका है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो रखना है वो आपको क्लासिफिकेशन रखना है, सेकंड पर आपको एमओए रखना है, उसके बाद तीसरे पर आपको रखना है जो भी आप कुछ भी रखना चाहते हो, जैसे में यूजेस, थेराप्यूटिक यूजेस या फिर जो भी अदर जितनी भी चीजें हैं जो भी मैंने इसमें रिलेटेड पढ़ाया आपको, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, डोज, चाइल्ड डोज, जो भी आपको रखना है। बट वहीं मेडिसिन केमिस्ट्री में इसका कतई उल्टा है। सबसे पहले अगर आप मेडिसिन केमिस्ट्री में एमओए लिख कर आओगे ना,
कोई फर्क, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एमओई लिखो तुम, कुछ इंडिकेशन लिखो, काउंटर इंडिकेशन, उनको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर चाहिए और उनको उनकी सिंथेसिस चाहिए जिसकी उन्होंने बोली है, गिवन आपको बोला गया है पेपर के अंदर। फार्माकोलॉजी में इसका उल्टा होता है, यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन देखा जाता है मेनली। मेडिसिनल केमिस्ट्री में अगर आपको थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन ऊपर नीचे कर दोगे ना तो चल जाएगा, फार्माकोलॉजी में नहीं चलेगा, क्योंकि बेसिकली उसका जो मेन है वो क्लासिफिकेशन ही है। आई होप कि आप समझ चुके होंगे अब तक की बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हुए, एंड सभी के सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे, सो प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, एंड थैंक यू सो मच।